ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है क्या कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कि व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, एंड एट द सेम टाइम अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेटिंग करंट जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है विद द टाइम, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। अब उसका इफेक्टिवनेस क्या है, उसका वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको निकालना होगा और इसके लिए जानना होगा मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इफेक्टिवनेस ऑफ आपको करंट, अल्टरनेटिंग करंट का पता चलेगा। बट इसको निकालना इतना आसान नहीं है। इसलिए नहीं आसान है क्योंकि यहां कह रहा है मीन और एवरेज, और मीन और एवरेज क्यों टफ निकालना है अल्टरनेटिंग करंट का, जरा ग्राफ से समझते हैं कि आप इस ग्राफ में देखिए कि क्या है, ये मैग्नीट्यूड बदल रहा है और साथ में इसका डायरेक्शन भी पीरियोडिकली बदल रहा है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये एसी अल्टरनेटिंग करंट का वन साइकिल हुआ। वन साइकिल का हाफ साइकिल पॉजिटिव में और हाफ साइकिल निगेटिव में। अगर इसका कोई वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू +1 और इसकी एवरेज या मीन वैल्यू हो गई -1, तो टोटल एवरेज क्या होगा, +1 -1 बिकम 0। मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको वैल्यू उसका 0 आएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं कि एसी का हम लोग क्या लेते हैं, हाफ साइकिल, और हम जब देखते हैं डीसी का हाफ साइकिल, ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का वैल्यू, इवन जो ईएमएफ जरूरत होती है टू ड्रॉ द हाफ साइकिल ऑफ द करंट, और यहां दोनों भी सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट डीसी पे करते हैं। हम एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ऑफ ये अल्टरनेटिंग करंट एवरेज और मीन वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं और उसको फिर इस पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज और मीन वैल्यू, राइट। मतलब अगर हम दो हाफ साइकिल ऑफ डीसी ले लेंगे तो यहां हाफ साइकिल ऑफ दिस एंड हाफ साइकिल ऑफ दिस, दोनों मिला के एवरेज निकल जाएगा। अच्छी बात क्या है, डीसी का दोनों हाफ साइकिल पॉजिटिव वाला ले रहे हैं तो हमको एवरेज वैल्यू निकल जाता है। और प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर ये दो हाफ साइकिल लेते हैं तो इस दोनों के वैल्यू के लगभग बराबर या बराबर होता है। क्लियर है। तो हम लोग एवरेज या मीन वैल्यू निकालेंगे और डिफिनीशन जब पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन क्या कहता है, इट इज द स्टडी करंट। मतलब मीन या एवरेज वैल्यू क्या है, बेसिकली एक डीसी करंट के द्वारा जो सप्लाई आता है, which when passes through a circuit, किसी सर्किट से उसको पास करते हैं for a half of the time। मतलब हाफ ऑफ द टाइम, अगर ये पूरा टाइम यहां से यहां तक का t ले रहा है तो हाफ ऑफ द टाइम मतलब यही तक का t/2। so half of the time period of the AC sends the same amount of charge as done by the AC। मतलब क्या करना चाहता है कि अगर कोई आप स्टडी करंट लेते हैं और इस हाफ साइकिल को पूरा होने के लिए जितना आप चार्ज भेजते हैं उतना ही चार्ज, ये डीसी का है, मतलब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट बैटरी के द्वारा, या उसको कह लीजिए आप स्टडी करंट, उतना ही चार्ज आपको भेजना होगा एसी के लिए भी हाफ साइकिल पूरा करने के लिए। मतलब दोनों कंडीशन में अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इक्वल है भेजने के लिए, इस वजह से। अब हम बात करते हैं यहां पे, तो सेंड द सेम अमाउंट चार्ज एज डन बाय द एसी। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एसी इन द सेम टाइम थ्रू द सेम सर्किट। कोई एक सर्किट है, उसमें जितना आप निकालना चाहते हैं करंट, जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज डीसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो हम डीसी का मीन वैल्यू निकाल के उस एसी पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि डिफिनीशन वाइज और प्रैक्टिकल वाइज दोनों की वैल्यू सेम होती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। इसका मैथमेटिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, समझते हैं। हम क्या करते हैं कि पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट।
इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, वो क्या है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, राइट। किसी पार्टिकुलर टाइम पे करंट ये होगा, मान लेते हैं और ये किसी पार्टिकुलर टाइम मतलब स्मॉल टाइम पे, तो लेट एट स्मॉल टाइम, ठीक है, स्मॉल टाइम dt के लिए एक स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज फॉलो होगा, जितना चार्ज फ्लो होगा वही करंट होगा। तो स्मॉल टाइम dt के लिए चार्ज हम ले लेते हैं dq, तो I इक्वल टू क्या होगा, dq बाय dt। ये क्या है, ये हमारा है कितना, स्मॉल टाइम के लिए चार्ज का वेरिएशन। अब इस I की वैल्यू को आप लाके इस इक्वेशन में डालेंगे, जैसे ही इस I की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dq बाय dt इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसको एक स्टेप और फॉरवर्ड जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, dq इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी dt। बड़ा सिंपल है, ये dt इस तरफ ले है, ठीक है। अब आप देखिए कि dq इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी dt, ये क्या मिला, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। अगर आप उस पूरी सर्किट का एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको टाइम पीरियड भी लेना होगा। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट के लिए अगर पूरा एवरेज टाइम t लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, वही ग्राफ से आप समझ लीजिए, ये ग्राफ है, एक साइकिल हाफ और दूसरा साइकिल हाफ, तो यहां से यहां तक का t हुआ। अगर लेंगे तो डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है, पूरा एवरेज वैल्यू 0 कर देगा। तो हम यहां क्या करते हैं, हाफ साइकिल लेते हैं, किसका, डीसी का। तो हाफ साइकिल लेंगे तो ये पूरा t, तो ये t/2। तो हम क्या करेंगे कि अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वेशन हमें क्या देता है, स्मॉल इंस्टेंटेनियस करंट फॉर स्मॉल टाइम के लिए, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज फॉर द सर्किट इन ए पार्टिकुलर और द स्मॉल टाइम। तो अब हम पूरी सर्किट के लिए लेंगे, तो पूरी सर्किट के लिए लेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे dq इक्वल टू इंटीग्रेटेड 0 से t/2, क्यों 0 से t/2, क्योंकि हम हाफ साइकिल ले रहे हैं। फुल साइकिल लेंगे तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू 0 हो जाएगा एसी का, इसलिए हाफ साइकिल ले रहे हैं। और वो हाफ साइकिल जो होगा दूसरे हाफ साइकिल पॉजिटिव सेम डायरेक्शन वाले में लेंगे और उससे हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या ले रहे हैं, हाफ I0 साइन ओमेगा टी dt ले लेंगे, क्लियर है। अब यहां बड़ा सिंपल सा, अब आप क्या करिए कि I0 को बाहर निकालिए, I0 बाहर निकल गया, 0 t/2 साइन ओमेगा टी रह जाएगा और dt रह जाएगा। इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमको पता है I0 एक बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी और साइन बदल जाएगा कॉस में, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, t/2/0, वैल्यू वैरी करता है 0 से t/2। एक स्टेप यहां और फॉरवर्ड चलते हैं, तो माइनस बाहर निकाल दिए I0 और अब वैल्यू रखेंगे तो कॉस ओमेगा के जगह पे 2 पाई और इस t के जगह पे t/2 लिखेंगे ना। जो लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे वो बहुत इजीली इसको समझ रहे होंगे। और तो ये जो ओमेगा है हम लोग इसको भी बाहर निकाल देते हैं, तो ये ओमेगा हो गया, राइट ना। तो ये ओमेगा बाहर आ गया, अब यहां क्या बच गया, cos 2 पाई और ये t के जगह पे t/2/2 आ गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हमको पता है ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, तो इस t से ये भी t कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos t का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, cos 0 हमारा क्या दे देगा, 1, तो यहां डायरेक्टली हम 1 लिख देते हैं, क्लियर। अब देखिए एक स्टेप और फॉरवर्ड चलते हैं, माइनस I0 ओमेगा क्या हमको दिया, cos पाई -1। cos पाई की वैल्यू आप सबको पता है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहां वो भी डाल देते हैं, इक्वल टू -I0 बाई ओमेगा इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, मिलके क्या दे देगा, -2। और जब मिलके -2 देगा तो देखिए क्या होगा, अब इस वैल्यू को आप इसको
स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि अब हम इसको यहां से इस पोर्शन को हटा रहे हैं। अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको हम लेंगे, हमारा क्या आएगा नया रिजल्ट, Q इक्वल टू, इसको हम लोग डायरेक्टली यहां आ रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली यहां आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये एरो दिखाने के लिए है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया हमारा, -I0 बाई ओमेगा इंटू -2, तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2I0 ओमेगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, Q की। Q मतलब चार्ज, जो चार्ज फ्लो हो रहा है इन सर्किट में, जो हमने I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी लिए थे। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC। तो हम यहां करते हैं कि मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC, IM मतलब मीन या AB भी कर सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा चार्ज फ्लो इन द सर्किट दैट इज द Q, एंड कितने देर के लिए, T टाइम के लिए, और यहां टाइम कितना है, हाफ साइकिल लेंगे तो T/2, ठीक है। मतलब करंट फ्लो इनसाइड द सर्किट मीन वैल्यू के लिए Q/T कर सकते हैं ना, फॉर डीसी करंट के लिए। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहां रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इसको और एक बार मॉडिफाई करते हैं, तो हमको मिल जाएगा Q इक्वल टू IM इंटू T/2। अब इस वैल्यू को अगर ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और ये हमारा 2, तो इक्वेशन 2 यहां लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन किस में, इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगा भाई, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, Q के जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q के जगह पे हम लोग लिखेंगे ये वाली वैल्यू IM इंटू T/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 2I0 बाई ओमेगा। एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो ओमेगा टूटेगा 2I0, और ओमेगा का होता है 2π/T, तो T ऊपर चला आया, और इधर क्या है IM T/2, ये T से ये T कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो नया रिजल्ट हमको क्या बचा, हम अब नए रिजल्ट के लिए जाएंगे, तो हमारा यहां पे नया रिजल्ट क्या बचेगा, बड़ा सिंपल है, यहां से उठाइए, तो हमारा नया रिजल्ट बच रहा है IM करंट ऑफ द मीन करंट इक्वल या एवरेज करंट इक्वल टू, हमेशा को एक बार जरा हम लोग फिर से करते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि यहाँ पे एरर तो नहीं कहेंगे, थोड़ा क्लीन करके यहां लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे IM इंटू T/2, ठीक है, और इस तरफ क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2 इंटू I0 बाई ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2π/T, तो T ऊपर चला गया इसलिए यहां T हो गया, ठीक है, ओमेगा के जगह पे। अब इसको डिवाइड करिए, नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 डिवाइड होगा, और इस T से ये T डिवाइड होगा, तो हमारा अगला वैल्यू क्या होगा, IM इक्वल टू 2I0 बाई पाई। पाई का वैल्यू जब हम डालते हैं यहाँ पे, दो वैल्यू डाल सकते हैं, 3.14 या 22/7, दैट इज अप टू यू कि आप किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमको कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 2I0 इंटू 7 कर देंगे और नीचे 22 कर देंगे, तो ये 11 टाइम में डिवाइड हुआ, मतलब नया आ गया I0 इंटू 7/11। अब इस सबको अगर कैलकुलेट करोगे तो हमको IM का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ 7 है, तो 0.6 राइट, 3 और 0.636 फिर 36 ऐसे करके आएगा, तो हम सीधा लेते हैं इसकी वैल्यू 0.637, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड इंटू I0। ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये रिजल्ट बताता है कि मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC जो होता है वो हमेशा इक्वल टू किसके होता है, 0.637, ओके, 0.637 टाइम्स ऑफ अल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ द AC।
जो एसी का पीक वैल्यू होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, उसके इतना टाइम्स के बराबर होता है मीन वैल्यू। आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो गए हमने क्या समझाना चाहा। हमने ये समझाना चाहा कि IM वैल्यू जो होता है अल्टरनेटिंग करंट के इतने के बराबर होता है, अल्टरनेटिंग करंट के एम्पलीट्यूड के बराबर। सो ये हमारा क्या है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। सेम वे में हम EMF का मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर EM क्या है, मीन ऑफ EMF, मीन ऑफ EMF, तो ये हमेशा इक्वल टू किसके होगा, 0.637 E0। इतना करंट एवरेज ड्रॉ करने के लिए हमको इतना EMF की जरूरत पड़ेगी। इसको भी निकालना बहुत आसान है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जहां जहां I नजर आता है वहां V/R कर दीजिए। जैसे सपोज अगर I 0 है तो आप कर दीजिए E0/R। क्यों E0/R? ये वोल्टेज है और रेसिस्टेंस। हमको मैजिकल ट्रायंगल से पता है ना, VIR। I निकालना होता है तो I को कवर करते हैं V/R। यहाँ V का मतलब E है, EMF पोटेंशियल। आप हर जगह लेके उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आपको यही आएगा। और ये रिजल्ट बताता है किसका, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ये इफेक्टिवनेस को बताता है। अच्छा, इसका क्या है, एक और चीज जानिए कि जो आप साइंस लैब में यूज करते हैं वोल्ट मीटर और द एमीटर, ये बेसिकली क्या बताता है, ये आपको एवरेज वैल्यू निकाल के देता है किसका, DC करंट का। आप लैब में गए होंगे तो आप एलिमिनेटर यूज करते हैं, फिर सेल यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं टू नो द अमाउंट ऑफ करंट। कभी आपने AC सप्लाई यूज नहीं किया। तो जो ये मीन वैल्यू है AC का या AC जो अल्टरनेटिंग करंट है, वो आप नॉर्मल एमीटर जो साइंस लैब वाला है उसका यूज नहीं करेंगे। अलग से एक एमीटर मशीन आती है AC मेजर करने के लिए, जो आप इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे जाते होंगे, तो वायर की तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसका वो यूज करता है। तो वो उसका यूज कैसे करता है, कैसे जानता है, वो कैलकुलेट करता है या वो दिखाता है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, राइट ना। सो बाय द हेल्प ऑफ इफेक्टिवनेस हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज या मीन वैल्यू के थ्रू, क्योंकि ये तो हमेशा इंस्टेंट पे लागू होता है, बट ओवरऑल सर्किट में क्या करंट जाता है, बाय द हेल्प ऑफ इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। और एक फॉर्मूला होगा दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू, राइट। वो भी बहुत जरूरी है टू कैलकुलेट द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट। सो अगले वीडियो में हम लोग RMS वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू।